हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम चैप्टर लाइट क्लास 10 का पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे लॉन्ग या शॉर्ट वीडियोस अच्छे से कर लिए तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं तो आपको इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दिया है, क्लैरिफिकेशन के साथ मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया है। तो इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे एक चैप्टर से। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के साथ और एक एडवांस बुक को लेकर मैंने ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, एक लाइन से क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपका प्रिपरेशन वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं आप एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा अच्छा 100% स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चैप्टर को रीड करके या चैप्टर को समझ कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ ए स्फेरिकल मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजरिंग 34.52 सेंटीमीटर, इट्स करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ इज़ डिटरमाइंड बाय दिस वैल्यू। तो ये बोला जा रहा है कि जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 34.52 सेंटीमीटर है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.26 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखते हैं, जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, किसी भी स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच वो क्या होता है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2F, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ जो है अब हमें निकालना क्या है, तो फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 34.52 है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 17.26 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 17.26 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ अ कनकेव मिरर विथ अ फोकल लेंथ f फॉर्म्स अ रियल इमेज n टाइम्स फार्दर दैन द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ऐसा जो सिचुएशन क्रिएट होता है तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1, यानी ऑप्शन नंबर सी, n+1 ब्रैकेट में f/n। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, कनकेव मिरर में जिसका कि फोकल लेंथ f है वो रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है n टाइम्स फार्दर देन द ऑब्जेक्ट, देन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो मिरर से जिसको हम डिनोट करते हैं u की तरह, तो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे कि f जो है फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इस सिनेरियो में v जो है वो n टाइम्स फार्दर हो जाएगा u से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू n माइनस यू है ना। तो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस इनटू द मिरर फार्मूला। अब आपको ये v का जो वैल्यू है वो मिरर फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देना है ताकि हमारा u निकल सके। तो यहाँ देखिए हमारा जो मिरर फार्मूला वो क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, u निकालना है। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v, और फिर से फैक्टरिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/u, और फिर से हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा u का वैल्यू क्या आ जाएगा, n+1 ब्रैकेट में f/n। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लैटरल इन्वर्सन रेफर्स टू द फेनोमेनन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लैटरल इन्वर्सन किसको कहते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इमेजेस राइट साइड में, और कन्वर्सली ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड बन जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। इमेज में हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लैटरल इन्वर्सन जो है वो प्लेन मिरर में होता है और वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड को राइट में और राइट को लेफ्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन इमेज इज फॉर्म्ड फॉर अ कनकेव लेंस विथ फोकल लेंथ f इज क्या होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन f ही होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे एक इमेज फॉर्म होता है कनकेव लेंस में फोकल लेंथ f, तो वो वहाँ पे होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। अब लेंस का फॉर्मूला क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v जो है वो इमेज डिस्टेंस है और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये रिवील करता है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, तो 1/u जो है वो 0 हो जाता है, कंसिक्वेंटली 1/f। अब जब 1/u 0 हो गया तो क्या बचा हमारे पास, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, लीडिंग टू v बीइंग इक्वल टू f। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, v जो है वो f के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस सिनेरियो में मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है,
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस एंड द लेंस प्रोड्यूसेज एन इमेज लोकेटेड 6.5 सेंटीमीटर अवे, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -18.5 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए तो गिवन दैट द लेंस इन क्वेश्चन इज अ डाइवर्जिंग। अब क्वेश्चन में हमारा दिया क्या हुआ है कि लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो हमें पता है कि जो कॉन्केव लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, तो -10 सेंटीमीटर निगेटिव होगा इन फ्रंट ऑफ द, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के इन फ्रंट में है, और इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा क्योंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से ये हमें मिल रहा है -10 सेंटीमीटर होगा, -6.5 सेंटीमीटर होगा, और क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिला कि चूंकि यहाँ डाइवर्जिंग हो रहा है तो ये कनकेव लेंस है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर हम मान लें कि f जो है फोकल लेंथ है लेंस का, तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास 1/f = 1/v - 1/u। तो इस तरह से हम ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -18.6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि ये दिया हुआ है कि डाइवर्जिंग दैट इज़ कनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस का वो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -18.6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ कन्वेक्स मिरर डिस्प्ले एन इन्वर्टेड इमेज। किस कंडीशन में कन्वेक्स मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज देता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन नो सिचुएशन और सिनेरियो, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में कन्वेक्स मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज डिस्प्ले नहीं करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कन्वेक्स मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज डिस्प्ले नहीं करता है किसी भी सर्कमस्टांस में, रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन को माइंड नहीं करता है, कन्वेक्स मिरर कंसिस्टेंटली जो है वो वर्चुअल और अपराइट इमेज ही देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इंग्लिश लेटर एग्जिबिट्स लैटरल इन्वर्जन। तो ये तो बहुत इजी है, हमें पता है कैपिटल L इज़ फॉर लैटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन द इमेज साइज इक्वल्स द ऑब्जेक्ट साइज द मैग्निफिकेशन इज। अगर इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्लैरिफिकेशन में देखिए मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों का वैल्यू जो है वो सेम इक्वल है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज एम्प्लॉयड फॉर व्हाट पर्पस। जो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किस पर्पस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अ कन्वेक्स लेंस एक्टिंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है। ये क्या, इट कॉजेज लाइट रेज टू कन्वर्ज एट अ फोकल पॉइंट एज दे पास थ्रू इट। ये क्या करेगा, फोकल पॉइंट से लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएगा जब इसके थ्रू ये पास करेगा। तो दिस प्रॉपर्टी मेक्स कन्वेक्स लेंसेज सुटेबल। ये प्रॉपर्टी क्या करेगा कि अब कन्वेक्स लेंस को सुटेबल बना देगा for applications requiring a sharp focus on objects, leading to their use as the objective lens in microscopes। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा a lens with an infinite focal length is not achievable। क्यों किसी भी लेंस का इनफाइनाइट फोकल लेंथ अचीव नहीं किया जा सकता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि किसी भी लेंस में 2 सेपरेट ऑप्टिकल सेंटर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जो ACD है, ऑप्शन नंबर ACD, ये इस आंसर में फिट नहीं बैठता है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से कनेक्टेड है, तो इसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया या फिर प्रिंसिपल फोकस हो गया, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, तो ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्लैरिफिकेशन में देख लिया कि अगर 2 डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो लेंस का पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि लेंस जो है वो टिपिकली उसका सिमेट्रिकल शेप होता है एंड ईच सरफेस कंट्रीब्यूट्स टू अ सिंगल सेट ऑफ फोकल पॉइंट्स। तो इसलिए वहाँ पर सिंगल सेट होता है फोकल पॉइंट्स का। डिफरेंट रेडियाई के लिए सेम लेंस पर वो इस सिमेट्री को डिसरप्ट कर देगा, तो लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट फोकल पॉइंट्स ऑन ऑप्टिकल एब्रेशंस। तो इसलिए ये जो है इस आंसर पे फिट बैठता ही नहीं है। स्टैंडर्ड लेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड ऑप्शन तो हमारा फिट बैठता है, तो इसका क्लैरिफिकेशन एक बार देख लीजिए। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर, जिसको कि हम प्रिंसिपल नोडल पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ये एक यूनिक पॉइंट होता है लेंस पे जहाँ पे लाइट जो है पास करता है इसके थ्रू, और ये कोई लैटरल डिस्प्लेसमेंट में नहीं जाता है। अब अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा तो यहाँ वायलेशन हो जाएगा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ये वायलेट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ऑप्टिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड एब्रेशंस निकलेगा, कॉज होगा, और इस तरह से लेंस का जो डिज़ाइन है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा और इनकॉम्पैटिबल हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स के साथ।
अब ऑप्शन नंबर सी क्या था हमारा कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है लेंस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है जहाँ पे कि लेंस का जो कर्वेचर है, लेंस सरफेस का जो कर्वेचर है वो मैक्सिमम हो जाता है। अब सिमेट्रिकल लेंस में क्या होता है कि वहाँ पे सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हर एक सरफेस के लिए और वो कोइंसाइड हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। इंट्रोड्यूसिंग रूट, अब क्या है कि दो अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ये सिमेट्री को ही डिस्टर्ब कर देगा और इससे क्या होगा कि इनकंसिस्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेगा और इससे क्या होगा कि एबरेशंस एंड इम्प्रैक्टिकल लेंस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि हमारा एक लेंस पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। अब लास्ट जो हमारा था ऑप्शन वो था कि दो डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रिंसिपल फोकस भी पॉसिबल नहीं है लेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल नेचर ऑफ लेंस है। क्योंकि फंडामेंटल नेचर जो होता है लेंस का वो अलग होता है। प्रिंसिपल फोकस जो वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे कि पैरेलल रेज या तो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा तो, या तो अपीयर टू डाइवर्ज करेगा अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो, जब इधर इस लेंस के थ्रू पास करेगा लाइट तो। ठीक है, ये पॉइंट जो है डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो लेंस कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। तो वेल बिहेव्ड लेंस के लिए एक यूनिक प्रिंसिपल फोकस होता है। अगर आपका एक लेंस है, ठीक है, और उसका दो अलग अलग प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑप्टिकल बिहेवियर देगा। यानी ऑप्टिकल बिहेवियर जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये समझिए कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इनकंसिस्टेंसीज एंड एबरेशंस कॉज होगा और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के साथ। ठीक है, ये इसको इम्प्रैक्टिकल कर देगा और ये अचीवेबल है ही नहीं किसी भी स्टैंडर्ड लेंस जो डिज़ाइन है, किसी भी स्टैंडर्ड लेंस का जो डिज़ाइन उसके साथ ये अचीवेबल है ही नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेयर कैन वी ऑब्जर्व एन इमेज क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट्स लेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट द ऑब्जेक्ट्स अपोजिट एंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट एंड में ये क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट का जो लेंस है तो वो कहाँ इमेज क्रिएट करता है, कहाँ इमेज क्रिएट करता है? तो सबसे पहले इसको हम पिक्चर के थ्रू आपको दिखाते हैं। चलिए पिक्चर की ओर देखते हैं। हमारा एक तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट द ऑब्जेक्ट्स अपोजिट एंड। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके अपोजिट एंड की तरफ ये इमेज क्रिएट होता है। तो चलिए हम पिक्चर की तरफ देखते हैं। ये देखिए केस 1 में क्या हो रहा है? केस 1 में ये देखिए ए बी जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है तो वो देखिए उसका इमेज किधर जा रहा है ना? ए डैश बी डैश को देखिए किस तरह से इमेज बन रहा है। केस 2 में देखिए किस तरह से इमेज बन रहा है और केस 3 में देखिए किस तरह से इमेज बन रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वेयर कैन वी ऑब्जर्व एन इमेज क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट्स लेंस। ऑब्जेक्ट का जो लेंस है उसका इमेज किधर क्रिएट होगा? तो आप सब में देखिए अपोजिट एंड में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट एंड में इमेज क्रिएट हो रहा है। आप सभी में देखिए केस 1, केस 2, केस 3 में देखिए ऑब्जेक्ट के अपोजिट एंड में इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ए बी और ए डैश बी डैश को देखिए दोनों ही अपोजिट एंड में है ना? वो क्या हो जाएगा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज़ लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द लेंस अपोजिट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे? तो लेंस के अपोजिट साइड में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इमेज जो फॉर्म होता है लेंस के द्वारा तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं और ये लेंस के अपोजिट साइड में ये इमेज क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा ये लेंस के अपोजिट साइड में ऐसा इमेज क्रिएट होता है। अगर इमेज आपको दिखे, अपीयर्स टू बी फॉर्म दिखे सेम साइड में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है तो वैसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर जो है वो लेंस के अपोजिट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेंस के अपोजिट साइड में होना चाहिए ऑब्जर्वर को। अब ये जो इमेज का जो पोजीशन है जो लेंस के द्वारा फॉर्म होता है, इमेज का जो पोजीशन है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? तो रे ट्रेसिंग के द्वारा। अब इस रे ट्रेसिंग में क्या होता है? ये रेज़ को ट्रेस करता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है उसी सेम पॉइंट से रेज़ को ट्रेस करता है। और इमेज जो है वो कहाँ लोकेट होता है? द इमेज इज़ लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द रेज क्रॉस। तो इमेज जो है उस पॉइंट पे लोकेट होता है जहाँ से रेज जो है वो क्रॉस होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट्स लेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। ये वो जगह होता है जहाँ पे कि फोकस लाइट है, वो जहाँ पे कि फोकस लाइट जो है वो कन्वर्जेस होता है और ऑब्जेक्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जो इमेज का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है किस तरह के लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। ये रियल या वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें बताता है कि इमेज का लोकेशन क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन में इमेज का लोकेशन क्या होगा। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज कंसिडर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन एक्सप्लोरिंग द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो इस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं केस 1, केस 2, केस 3 सभी में क्या हो रहा है? अपोजिट लेंस के अपोजिट साइड में इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है।
हमारा क्वेश्चन क्या था, वेयर कैन वी ऑब्जर्व एन इमेज क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट्स लेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉजिटिव डिस्टेंसेज आर असाइंड टू ऑल मेजरमेंट्स मेड टू द डैश ऑफ द ऑरिजिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। अब इसको भी आप इमेज के थ्रू देख सकते हो। तो इस इमेज में देखिए किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था, बीच में लेंस है, साइन कन्वेंशन देखिए लेंस के लिए क्या है, बीच में लेंस है तो राइट हैंड साइड एंड लेंस के अबव, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड अबव साइड पॉजिटिव होगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड एंड बिलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर होता है उसमें भी हम यही पढ़ते हैं, किस तरह से एक ओरिजिन हम लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में और पॉजिटिव और नेगेटिव शो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रिंसिपल फोकस इज सिम्बोलाइज्ड बाई। तो प्रिंसिपल फोकस को हम किस सिंबल से सिम्बोलाइज करते हैं, तो कैपिटल एफ से, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ पे कि पैरेलल लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होता है या सीम टू कन्वर्ज होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 14 देखिए, व्हाट मेक्स अ कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल फॉर यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या जो है वो सुटेबल बना देता है यूज़ के लिए एज अ व्हाट मेक्स अ कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल फॉर यूज़ एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम अगर हमको मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा क्या खासियत है कॉन्वेक्स लेंस में कि हम उसको एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इट क्रिएट्स एन इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको देखना है तो वो हमें इनलार्ज करके दिखाता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है इनलार्ज करके दिखाता है, इसलिए हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप पिक्चर में देखिए, ये देखिए किस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी है ना, तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, तो किस तरह से उसको इनलार्ज करा के दिखा रहा है। मैग्नीफाइड इमेज देखिए उसका कैसे बन रहा है, डैश बी डैश इनलार्ज बन रहा है, ठीक है। और ये जो लेंस है वो क्या है, कैपिटल एम से एम एन से हम लोग डिनोट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए मैग्नीफाइड ग्लास। इसको यहाँ पर एज ए मैग्नीफाइड ग्लास की तरह यूज़ किया, तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ए बी को कैसे इनलार्ज करके दिखा रहा है ए डैश बी डैश में। तो यही खासियत होता है, ठीक है, खासियत यही है कॉन्वेक्स लेंस का, इसलिए हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लासेज आर एम्प्लॉयड टू इनलार्ज द इमेज ऑफ ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो मिरर के आगे पोल और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हम इस स्पेसिफिक लोकेशन में पोजीशन करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लार्ज और अपराइट इमेज दिखाता है। कंसिक्वेंटली इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड भी देख लीजिए आप कि कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इसके पास एबिलिटी होता है लाइट रेस को कन्वर्ज करने का, और ये इनलार्ज और अपराइट इमेज स्मॉल ऑब्जेक्ट का भी इनलार्ज और अपराइट इमेज फॉर्म करता है प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्वेक्स लेंस का, इसको सूटेबल बनाता है कि मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ हो सके, और ये विजुअल डिटेल्स जो है ऑब्जेक्ट के विजुअल डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इन्हांस करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रांसवर्स अ ग्लास with a thickness of 2 mm given the refractive index of the glass is 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का जिसका वैल्यू है 1.5, और ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है, तो 2 mm है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, हम जानते हैं कि थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एक्स बाई सी होता है। तो म्यू का वैल्यू 1.5, थिकनेस जो है वो 2 mm है, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए, आप पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा, आंसर आएगा 10⁻⁻11 सेकेंड आंसर आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वाटर, ग्लास एंड डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किसके पास हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि मीडियम इज़ कंसिडर्ड, कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर कब कहलाता है, जब उसके पास हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है, इस वजह से ये ज़्यादा डेंसर होगा, है ना। और ज़्यादा डेंसर होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो लाइट का स्पीड है वो मिनिमम हो जाएगा, और इस ज़्यादा डेंसर होने की वजह से स्पीड मिनिमम होगा एंड ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर लाइट का लेकर आऊँगी।